नमस्कार, मैं हूं नीलेश कुमार। आप देख रहे हैं पुरवैया डीएनए। आधी रोटी खाएंगे फिर भी स्कूल जाएंगे से पूरी लाठी खाएंगे फिर भी स्कूल जाएंगे तक बिहार की शिक्षा व्यवस्था काफी आगे निकल चुकी है। एक चाय की दुकान पर सुनने को मिला कि अगर दुकान नहीं चली तो सामान इंटरनेट के जरिए बेच देंगे। आजकल बेचने वाला विज्ञापन खूब चल रहा है। तो देश इतनी तरक्की कर चुका है कि चाय दुकान के पुराने बर्तन बेचने का तरीका भी हमारे पास है, पर नियोजित शिक्षकों का समाधान हम अब तक नहीं ढूंढ पाए। काश शिक्षकों के लिए भी कोई साइट होती जहां उनको भी कहीं ठिकाना मिल पाता। नियोजित शिक्षक प्रायोजित होने की उम्मीद लिए पटना में आपका स्वागत है लगे बोर्ड के पास मार खा रहे हैं। नीतीश जी ने कभी कहा था कि भगवान भी नियोजित शिक्षकों का कुछ नहीं कर सकते, और सरकार जब भी कुछ करती है तो सिर्फ एक काम, लाठी चलाती है। लाठी को नियोजित शिक्षकों के लिए दक्षता परीक्षा का एक तरीका मान लिया गया है। उधर नियोजित शिक्षक भी कम करामाती नहीं है बिहार में, वो भी असीम शक्तियों से लैस हैं। खुद पढ़ाने लायक है या नहीं इसकी परीक्षा नहीं देंगे, लेकिन पढ़ाएंगे। दरअसल नियोजित शिक्षक राजनीति की एक ऐसी खोज है जो स्कूल जाने के मकसद को ही भुला देना चाहते हैं। हर जगह मकसद पर राजनीति हावी हो जा रही है। झारखंड में भी स्थानीय नीति की चर्चा के बीच नियोजन नीति को लेकर मामला उलझ रहा है। समझना मुश्किल है कि जब सारे दल मिलकर गरीबों का कल्याण ही करना चाहते हैं तो रोक कौन रहा है। किसी एक दल की बात जनहित में और दूसरे दल की बात घोर जन विरोधी कैसे हो सकती है। कमाल की बात यह है कि सत्ता में पहुंचते ही झारखंड में हर दल मुद्दे को पॉलिटिकल सिक्योरिटी चेक, राजनीतिक सुरक्षा जांच से होकर आराम से गुजारना चाहता है। कुल मिलाकर आम आदमी के लिए समस्या लगातार बनी रहती है। आज ही खबर आई कि ट्राई ने रोमिंग सस्ता कर दिया है, यानी घर से दूर जाकर भी आप खूब बातें कर सकते हैं। और आज ही देखिए दूसरी खबर छपी है कि साल में 2 सप्ताह मौन व्रत रखना जरूरी है। अब बात करें ना करें ये भी समझना मुश्किल है। खबरों की शुरुआत करते हैं बिहार से। बिहार में नियोजित शिक्षकों का आंदोलन एक आम बात हो चुकी है, या कहिए रोज की बात हो चुकी है। आलम यह है कि स्कूल शिक्षक में कम, सड़क पर ज्यादा दिख रहे हैं। धरना, प्रदर्शन और आंदोलन उनकी डेली रूटीन में शामिल हो चुका है। पटना में शिक्षकों पर लाठीचार्ज की खबरें भी आम हो चुकी हैं। बिहार में शिक्षकों का आंदोलन यहां की शिक्षा व्यवस्था की कलई खोलने के लिए काफी है, या कम से कम यह बताने के लिए काफी है कि कुछ तो गड़बड़ चल रहा है कहीं पर। आखिर ऐसा क्या है कि गुरुजी स्कूल छोड़कर सड़क पर उतर गए हैं? आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तथ्य आपको बताना चाहेंगे। बिहार में 77,000 स्कूल हैं, जिसमें 2.5 करोड़ विद्यार्थी पढ़ते हैं। इन विद्यार्थियों को पढ़ाने की जिम्मेवारी संविदा पर बहाल 4,17,000 नियोजित शिक्षकों पर, यानी नियोजित शिक्षकों की संख्या बिहार में 4,17,000। अब बात उन मांगों की जिसे लेकर रोज आप खबरें देखते होंगे। कुल मिलाकर 5 मुख्य मांगे, और इन्हीं मांगों की वजह से रोज हंगामा होता दिखता है। पहला, नियोजित शिक्षक पिछले कई सालों से समान कार्य के बदले समान वेतन की मांग कर रहे हैं। समान कार्य समान वेतन का मतलब है कि जो शिक्षक स्थायी हैं उनके बराबर वेतन की मांग है। अब दावा है कि 2 पढ़ाने वालों में सरकार अंतर क्यों कर रही है, ये पहली मांग। आइए दूसरी मांग की बात करते हैं। दक्षता आधारित स्क्रूटनी को वापस लेने की मांग है, यानी शिक्षक चाहते हैं कि अगर वो पढ़ाने में दक्ष ना भी हो तो भी उन्हें परमानेंट व्यवस्था दी जाए। सरकार कह रही है कि अगर आप योग्यता परीक्षा में पास ही नहीं होते हैं तो फिर आपके लिए मुश्किल है, हम कैसे मान लें कि आप पढ़ाने लायक हैं। अब ये सही है या गलत है ये आप खुद तय करिए। हम केवल आपके सामने अभी तक की जो स्थिति है वो रखने की कोशिश कर रहे हैं। तीसरी मांग पर आ जाइए। नियोजित शिक्षकों के लिए वेतनमान लागू करने की मांग है। अभी इन्हें मानदेय मिलता है। मानदेय और वेतनमान का फर्क यह है कि जो स्थायी शिक्षक हैं उन्हें वेतनमान की व्यवस्था है, यानी उनके समान अधिकार की डिमांड लगातार हो रही है। चौथी बात पर आ जाइए। पेंशन योजना लागू करने की भी मांग है। नियोजित शिक्षक कह रहे हैं कि उनके लिए भी पेंशन योजना लागू हो। सरकार कह रही है कि आप स्थायी नहीं हैं तो आपको ये सुविधा कैसे मिलेगी। और 5वीं और अहम बात, सभी नियोजित शिक्षकों को गृह जिला में काम करने की आजादी मिले, यानी नौकरी शिक्षकों को घर के पास चाहिए। ये वो मुद्दे हैं जिनको लेकर रोज पुलिस वाले लाठी चलाने की प्रैक्टिस करते हैं और शिक्षक चोट बर्दाश्त करने की प्रैक्टिस करते हैं। अब है कि सारा मामला क्योंकि पैसे का है। सरकार का तर्क क्या है? देखिए, सरकार कह रही है कि खजाने में पैसा है नहीं तो नौकरी कहां से दें। अगर इन शिक्षकों की मांग को सरकार मान लेती है, मान लेती है, तो उसके खजाने पर 23,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। इस बीच आपको बता देना जरूरी है कि इस समय बिहार में नियोजित शिक्षकों को कितना मानदेय मिलता है, यानी अभी जो पैसे उनको प्राप्त होते हैं। प्राथमिक प्रशिक्षित शिक्षक यानी ट्रेंड टीचर्स, जिन्होंने टीचर ट्रेनिंग की हुई है, उनकी सैलरी है 10,000 रुपए महीने। प्राथमिक अप्रशिक्षित शिक्षक यानी जिन्होंने ट्रेनिंग नहीं ली है, उन्हें 9,000 रुपए सैलरी मिलती है। मध्य और माध्यमिक
जो स्कूल हैं उनमें जो टीचर्स ट्रेनिंग किया हुआ है जिन्होंने, उनको 11,000 रुपए सैलरी मिलती है। और मध्य और माध्यमिक में जिन्होंने टीचर ट्रेनिंग नहीं की है उनकी सैलरी बिहार में 10,500 रुपए। उच्च माध्यमिक की अगर आप बात करेंगे, जो ट्रेंड टीचर्स हैं उनकी सैलरी 12,000 है, और जो ट्रेंड नहीं है उनकी सैलरी है 11,500 रुपए प्रति माह। आपको याद होगा जीतन राम मांझी जी ने कहा था, एक बार झल्लाकर कहा था कि जाइए दूसरे राज्यों की हालत देखिए, हम किसी से कम नहीं देते। तो नियोजित शिक्षकों को मिलने वाला मानदेय हमने आपको बताया। आइए अब देखते हैं कि बिहार के अलावा दूसरे राज्यों में नियोजित शिक्षकों को कितना पैसा प्रति माह मिलता है। सबसे पहले बात करेंगे हम यूपी की, क्योंकि मुलायम सिंह यादव के साथ मिलकर ही देश को राजनीतिक दिशा देने की तैयारी चल रही है। तो उत्तर प्रदेश में टेट पास शिक्षकों को 18 से 20,000 रुपए प्रति माह मिलते हैं। वहां यानी उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्र को स्थायी होने पर, परमानेंट होने पर 9,300 से 34,800 का वेतनमान मिल रहा है। यानी बिहार से बहुत अच्छी स्थिति उत्तर प्रदेश की है। अब बात पड़ोसी झारखंड की कर लीजिए। झारखंड में पारा शिक्षकों को 7,400 से 8,400 रुपए प्रति माह मिलता है। झारखंड के बाद अगर आप पश्चिम बंगाल की बात करें तो ममता बनर्जी पारा शिक्षकों को 6,000 से 10,000 रुपए देती हैं। देश की राजधानी दिल्ली की अगर हम बात करें तो दिल्ली में नियोजित शिक्षकों को करीब 27,000 रुपए प्रति महीना मिल रहा है। ये देश में सबसे ज्यादा पैसा है। दिल्ली के बाद हरियाणा दूसरे नंबर पर है। यहां संविदा पर बहाल होने वाले शिक्षकों को 19,000 से 26,000 रुपए प्रति माह। यही नहीं, देखिए हरियाणा में एक और बात है। हरियाणा में संविदा पर बहाल शिक्षकों को 10 वर्ष बाद स्थायी वेतनमान मिलना शुरू हो जाता है। यानी ऑटोमेटिक 10 साल अगर वो काम कर लेते हैं तो वो परमानेंट टीचर्स की कैटेगरी में आ जाते हैं, फिर उनको सारी सुविधाएं मिलने लगती हैं। कुछ और राज्यों की चर्चा कर लीजिए आप। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में संविदा पर बहाल शिक्षकों को नियमित कर दिया गया है, यानी उनके यहाँ पेंडिंग इश्यूज नहीं है। छत्तीसगढ़ में शिक्षकों को 5,200 से 34,800 तक का वेतनमान मिल रहा है। उड़ीसा में बात करेंगे तो क्लास 6 से लेकर 8 तक के टीचर्स को 9,300 से 34,800 का वेतनमान मिल रहा है। यानी कुल मिलाकर जो देश की तस्वीर है इस पूरे मामले में, वो हमने आपके सामने रखने की कोशिश की है। वापस आइए बिहार पर। बिहार में संविदा पर बहाल जो टीचर्स हैं वो इन्हीं राज्यों का हवाला दे रहे हैं और सरकार पर लगातार दबाव बना रहे हैं, कह रहे हैं कि हमारे साथ भी यही होना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस मामले में सियासत खूब हो रही है। 11 मार्च 2013 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा था कि भगवान ही नियोजित शिक्षकों को नियमित कर सकते हैं, ये इंसान के बूते की बात नहीं है। और इसके लिए उन्होंने कहा कि हमारे पास पैसे नहीं है, हम कहां से नियमित करेंगे। लेकिन देखिए क्या हुआ, जीतन राम मांझी साहब जब मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने फौरन घोषणा कर दी। कैबिनेट में नियोजित शिक्षकों को वेतनमान देने के लिए कमेटी गठित करने का फैसला कर लिया और इसी के बाद ये सारा झंझट शुरू हुआ। मांझी के इस फैसले के बाद देखिए 4,17,000 नियोजित शिक्षकों को एक उम्मीद जगी कि भाई राज्य का मुख्यमंत्री घोषणा कर रहा है तो कम से कम वेतनमान मिलने की उम्मीद कर सकते हैं आप। लेकिन अब तक ऐसा हुआ नहीं। यही नहीं, देखिए बीजेपी, आरजेडी, एलजेपी, वाम पार्टियां कई दफे नियोजित शिक्षकों की मांग के समर्थन में दिखी हैं। यानी सहानुभूति जताकर हर पार्टी शिक्षकों के बहाने वोट बैंक बनाने में जुटी रही है। अब जो बात आपसे शेयर करने जा रहे हैं वो मेरे लिए भी चौंकाने वाली बात थी। देखिए आज दल इस मामले में लोगों के हमदर्द होने का दावा करते हैं, सड़क पर उतर जाते हैं नेता हंगामे करते हुए कि हम शिक्षकों के साथ हैं। लेकिन क्या आपको पता है वर्ष 2003 में अनुबंधित शिक्षकों की भर्ती के लिए नियुक्ति के नियमों में ढील दी गई थी इसी बिहार में जहां आज मुख्यमंत्री पल्ला झाड़ते हैं। इसके लिए कौन जिम्मेवार है? कोई तो कहेगा किसी की जिम्मेदारी है। कोई भी प्रतियोगी परीक्षा नहीं ली गई थी, यानी टीचर्स की क्वालिटी कैसे है इसको आपने चेक किया नहीं। तो सवाल है कि सरकार किस तरह के शिक्षक समाज को देना चाहती थी तब, और अब अगर सरकार जवाब नहीं देना चाहती है या सरकार कहती है कि शिक्षक उस लायक नहीं है तो कोई तो जिम्मेवारी लेगा। जो लोग उस समय शिक्षक बनना चाहते थे उन्हें अपने शैक्षणिक प्रमाण पत्र यानी सर्टिफिकेट्स को सिर्फ प्रूफ करना था कि हाँ आप पास हैं, आप क्या पढ़ाएंगे ये भगवान भरोसे है। और यही समस्या आज सामने आ खड़ी हुई है। नतीजा क्या हुआ इसका देखिए, करीब 20,000 से अधिक लोग फर्जी प्रमाण पत्र के सहारे नौकरी पाने में कामयाब हुए। अब इसके बाद एक और माथापच्ची का दौर शुरू हुआ। 779 शिक्षकों को जांच के बाद बर्खास्त कर दिया गया कि आप पढ़ाने के लायक नहीं है। तो सवाल है कि उनको भर्ती किसने किया। बिहार में ये अपनी तरह का पहला मामला भी नहीं था। दिसंबर 2008 में भी लगभग 15,000 शिक्षकों को फर्जी प्रमाण पत्रों की वजह से बर्खास्त किया गया। तो सवाल यह भी है कि इसकी नौबत क्यों आई, और सबसे अहम सवाल यह है कि शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषय को सरकार ने कितनी गंभीरता से लिया। अब सोचिए, जहां पैरवी और फर्जी डिग्री के आधार पर नौकरी मिले वहां शिक्षा की गुणवत्ता कैसी होगी।
इस पूरे मामले में अगर कोई दोषी है तो सबसे पहले सरकार है, जिसने बिहार में सही शिक्षा नीति नहीं बनाई, युवा नीति नहीं बनाई, सही नियोजन नीति नहीं है। अब जब नियोजित शिक्षक सड़क पर आंदोलन कर रहे हैं तो आश्चर्य होता है, सरकार ने शिक्षकों के पक्ष में कोई सार्वजनिक बयान नहीं दिया, बल्कि नियुक्ति पत्र देकर अब सरकार क्या कह रही है कि आप निकम्मे हैं, आप पढ़ाने के लायक नहीं हैं। जो लोग सड़क पर हैं उन पर भी सवाल है, भाई आप शिक्षक बनना चाहते हैं लेकिन खुद परीक्षा में पास नहीं होना चाहते तो कैसे काम चलेगा? अब आप साबित कीजिए कि आप पढ़ाने लायक हैं। आखिर स्कूल पढ़ने पढ़ाने की जगह है, रोजगार देने का माध्यम नहीं है। और ये बात मैंने भी किसी शिक्षक से ही सीखा है। लेकिन कुल मिलाकर इस विवाद में अगर किसी का नुकसान हो रहा है वो बिहार का, क्योंकि बिहार में देखिए 89% स्टूडेंट्स, 89% बच्चे जो हैं वो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। तो काम कैसे चलेगा, ये सवाल है। यहाँ पर एक छोटा सा विराम, हाजिर हो रहे हैं झारखंड की खबर के साथ। झारखंड में इन दिनों एक ईमानदार अधिकारी की खूब चर्चा हो रही है। ये अधिकारी हैं झारखंड आवास बोर्ड के एमडी दिलीप झा। आवास बोर्ड के एमडी का पदभार ग्रहण करते हुए दिलीप झा ने कई बड़े नामों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी। एक रिपोर्ट देखिए। राजधानी रांची के हरमू बाईपास से सटा हुआ यह 8 मंजिला मकान बीजेपी सांसद रविंद्र किशोर सिन्हा का है। इस मकान के ऊपरी 2 फ्लोर का निर्माण अवैध तरीके से किया गया है। सांसद के रसूख को देखते हुए अब तक किसी अधिकारी ने इस पर हाथ डालने की हिम्मत नहीं की, लेकिन दिलीप झा को जब ये मामला पता चला तो उन्होंने तत्काल कार्रवाई करने के आदेश दिए। कानून से बड़ा कोई नहीं है और कानून को जो भी तोड़ करके, ये कानून के विरुद्ध जो भी जमीन आवंटन हुआ है या प्लॉट आवंटन हुआ है उनके विरुद्ध कार्रवाई की गई है और कार्रवाई जारी रहेगी। रविंद्र किशोर सिन्हा ही नहीं, आवास बोर्ड के ही कई पूर्व एमडी, आरजेडी के पूर्व विधायक संजय यादव की पत्नी कल्पना देवी और झारखंड पुलिस में आईजी एमएस भाटिया को गलत तरीके से आवंटन की गई आवास बोर्ड की जमीन के आवंटन को एमडी दिलीप झा ने रद्द कर दिया है और कई के खिलाफ जांच जारी है। जो कोई भी बहुत बड़े घोटाले किए हैं उनको चिन्हित किया जा रहा है, उनके विरुद्ध जाके जो साक्ष्य आ रहे हैं, साक्ष्य आने के बाद उन लोगों पर भी कार्रवाई की जाएगी। और मैं अभी ये निश्चित आपसे बता देना चाहता हूँ, यह कार्यालय झारखंड के लिए करप्शन फ्री कार्यालय होगा और पूरी पारदर्शी व्यवस्था के तहत कोई काम आप आगे अपने देख सकते हैं किसी भी स्तर पर कहीं भी, उसके लिए मैं जवाबदेही लूँगा कि किसी सूरत में जो पूर्ण पारदर्शिता के तहत यह काम होगा। दिलीप झा पिछले 28 साल से प्रशासनिक सेवा में हैं। अपनी ईमानदारी की कीमत उन्होंने तबादलों और विभागीय कार्रवाई से चुकाई भी है और इस बार भी दिलीप झा ने रसूख की परवाह किए बगैर आवास बोर्ड को भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद की दलदल से निकालने की कवायद की है। सवालों के घेरे में एक सांसद भी हैं। जाहिर है, उम्मीद की जा सकती है कि अब झारखंड में आवास बोर्ड के दिन बदलेंगे। कुछ राजनेता, अधिकारी और दलालों ने एक ऐसी तिकड़ी बनाई कि झारखंड लूटखंड बन गया। लेकिन इस प्रदेश में अभी भी दिलीप झा जैसे कई ईमानदार अधिकारी हैं जिन्हें न तो तबादलों का डर है और न ही मौत का खौफ। कैमरा पर्सन अरुण के साथ मनीष मेहता, जी मीडिया, रांची। तो उम्मीद है जिस फ्री हैंड की बात राज्य सरकार करते रही है वो फ्री हैंड तमाम अधिकारियों को देगी जो ईमानदारी से अपना काम करना चाहते हैं। बाकी देश के सामने खेमका साहब के ट्रांसफर का उदाहरण तो है ही, और इन सबसे ऊपर नेताओं के ऊल जुलूल लॉजिक्स ईमानदार अधिकारियों के तबादले को लेकर। डीएनए देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।